गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। आपका बायो की कक्षा में स्वागत है बच्चों। और जैसा कि पता है बच्चों, अपने जो यूनिट स्टार्ट कर रखी है अपने, ठीक है, तो उसमें आज थोड़ा मैंने चेंज किया है ताकि आपको थोड़ा सही दिखे, है ना। तो इसमें लाइटिंग की वजह से कोई दिक्कत हो जाती है। तो देखो, अपने जो इकाई चालू करी थी अपनी जो यूनिट जो थी वो थर्ड यूनिट स्टार्ट करी थी अपनी बायोलॉजी में। और उसमें जो यूनिट थी अपनी कोशिका संरचना और कार्य, कोशिका क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। फिर अपने कोशिका के जो सिद्धांत है वो पढ़े, यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा। और बच्चों, जो अपने चैप्टर स्टार्ट करेगा अध्याय 1, इसमें कोशिका की जीवन की इकाई है, इसी के अपन जो बात कर रहे हैं। तो इसमें अपने जो अभी तक जैसे मैंने बताया आपको कि कोशिका सिद्धांत और कोशिका का जो समग्र जो एक अवलोकन था वो किया। उसके बाद अपन ने कोशिका को केंद्र के आधार पर यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजित किया। और उसके बाद जो बात करते हैं उसमें अपने जो प्रीवियस कक्षा के अंदर अपन ने बात की थी, तो अपने कोशिका झिल्ली की बात करती है ना। जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली का जो सिंगल निकोष्टल जो मॉडल होता है उसके बारे में भी अपन ने अध्ययन इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था। तो बच्चों, आज के जो लेक्चर की बात करते हैं, तो आज के लेक्चर वीडियो के अंदर अपन जो बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक पॉइंट आता है उसकी बात करते हैं। वो है अपने जो कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है। तो इसमें सेल वॉल क्या होती है आपको पता है। सेल वॉल होती है ये किसमें पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में जो सेल वॉल होती है ये क्या होती है, अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल वॉल होती है, वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, जंतु कोशिका की बात करें, जंतु कोशिका के अंदर क्या होती है बच्चों, जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। अब ये जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, ये किस में पाई जाती है, याद रखना। ये कोशिका भित्ति होती है कवक में पाई जाती है और पौधों में, पादपों में पाई जाती है। याद रखना, कवक और पौधों में ये पाई जाती है, कवक और पौधों में पाई जाती है। तो कवक के अंदर तो जिसे आपने आगे पढ़ेंगे, जब सजीवों का जो वर्गीकरण पढ़ेंगे उसमें पंच जगत प्रणाली आएगी, ये भी याद रहता हूँ, आगे भी अपने याद रहेगा। पंच जगत प्रणाली आएगी, उसमें आपको क्लासिफिकेशन है वो वर्गीकरण देखेंगे। उसमें पंच जगत आता है, द्वि जगत पद्धति तो त्रिजगत पद्धति, एकल पद्धति, चतुर्थ जगत जो पद्धति होती है वो कोपलेट नीति, और पंच जगत पद्धति वी टेकर नीति। तो वी टेकर के अंदर पहले क्या था, चतुर्थ जगत प्रणाली तक जो था उसमें कवक और पौधे को एक ही वर्ग में रखा गया था। लेकिन बाद में जब पता चला कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से बनी होती है, याद है ना, यहाँ पे वर्ड यूज किया मैंने, है ना। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, इंपॉर्टेंट क्या है ना, काइटिन से बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन से बनी होती है, और पौधों की कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज से बनी होती है। इसलिए क्या किया, फिर इनको वर्गीकरण में देखा गया तो इनको अलग अलग वर्ग में डाल दिया गया, फिर इनको अलग अलग वर्ग में डाल दिया गया। ठीक है, तो ये बात होगी। तो यहाँ पर देखो, कोशिका भित्ति की परिभाषा की बात करते हैं बच्चों, सेल वॉल की। तो कवक व पौधों की जीवदरीय झिल्ली के बाहर, अभी मैं बताऊंगा आपको, कवक व पौधों की जीवदरीय झिल्ली के बाहर दृढ़ निर्जीव आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। देखो, जीवद्रव्य झिल्ली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, उसके बाहर, क्यों, पादपों के अंदर क्या होती है, जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर एक दृढ़ निर्जीव आवरण और पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। और जंतुओं के अंदर क्या होता है, जीवद्रव्य झिल्ली ही जो होती है वो लास्ट कवरिंग होती है। और पादपों की बात करें तो पादपों के अंदर क्या होता है, जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर दृढ़ निर्जीव आवरण और पाता है, जो इनको सुदृढ़ता प्रदान करता है, इनको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, वो झिल्ली आवरण और पाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, कवक व पौधों की जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर दृढ़ निर्जीव आवरण को, कवक व पौधों की जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर दृढ़ जो निर्जीव आवरण पाया जाता है उसको ही क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। परिभाषा आपको याद होनी चाहिए बच्चों, जो डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है,
डेफिनेशन है वो आपको याद है, आपको पूछते सेलवाल क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है। तो कोशिका भित्ति क्या है, कवक पौधों, और कवक और पौधों की बात, कवक और पौधों को अलग अलग क्यों लिखा है अपन ने, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कवक की जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति तो काइटिन से बनी होती है, पौधों की जो भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। इसलिए अपन ने इनको दोनों को अलग अलग लिखा है, ठीक है, इसलिए अपन ने दोनों को क्या लिखा, अलग अलग रखा है। तो याद रखना, कोशिका भित्ति की बात करूँ, कवक और पौधों के बाहर एक दृढ़ निर्जीव आवरण पाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति या सेलवाल कहते हैं। पहली बात ये होगी सेलवाल की, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही यूज कर रहा हूँ मैं, जो आपके बुक में दे रखी है, उतनी कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा तो इम्पोर्टेंट है। अब क्या कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं भैया, तो कोशिका भित्ति है, तो कोशिका भित्ति के कार्य क्या क्या होंगे, कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति के जो होंगे वो कार्य क्या क्या होंगे। देखो, तो कोशिका भित्ति के कार्य की बात करें तो ये क्या होती है, जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, उसको यांत्रिक हानियों से रक्षा करती है, या मैकेनिकल जो इंजरी होती है, यांत्रिक हानियों से रक्षा करती है। यांत्रिक हानियों से मतलब कोई चोट लगना, कोई घात लगना, तो यांत्रिक जो बल लगना, किसी चीज़ से कोई पादप है तो पादप के आगे भैंस भी खाद करने लग जाती है, ठीक है, गाय भी आगे सींग रखने लग जाएगी, तो ये यांत्रिक ये जो हानि है, तो ये क्या करती है, जो पादप होता है उसको यांत्रिक हानियों से क्या करती है, उसकी रक्षा करती है। पादप भी क्या करती है, यांत्रिक हानियों से क्या करेगी, उसकी रक्षा करेगी, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं, तो ये संक्रमण से भी रक्षा करती है ना, संक्रमण से भी रक्षा करेगी। दूसरी बात है संक्रमण, इन्फेक्शन जो होता है उससे भी ये क्या करती है, रक्षा करती है। इन्फेक्शन क्योंकि जो इन्फेक्टेड जो कारक होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, विषाणु, उनको अंदर प्रवेश नहीं करने देगी, है ना। तो संक्रमण कहाँ से होगा, तो मतलब क्या होगा, एक बैरियर की तरह, एक अवरोधक की तरह कार्य करेगी। जो संक्रमण जो कारक होंगे उनको ये अंदर प्रवेश ही नहीं करने देगी, तो संक्रमण कहाँ से होगा, ठीक है। तो संक्रमण कहाँ से होगी, क्या संक्रमण से भी क्या करती है, रक्षा करती है। और कोशिकाओं के बीच में आपसी संबंध संपर्क बनाने में काम आती है, क्योंकि अपन जब पादप कोशिका की बात करते हैं, पादप कोशिका इस प्रकार की होती है, ठीक है, इस प्रकार की। तो देखो ये जो है इस प्रकार से, तो ये जो कोशिका भित्ति है, ये जो आपस में देखो कोशिकाओं के बीच में संपर्क स्थापित कर रही है, ठीक है। ये जो कोशिका भित्ति है ये क्या करती है, देखो कोशिकाओं के बीच में आपस में क्या करती है, संपर्क स्थापित करती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये है ना। इस कोशिका आपस में जोड़ने का कार्य करती है, इसको और इसको जोड़ने का कार्य करती है, इसको और इसको जोड़ने, फिर इधर भी जो कोशिका होगी वो इस प्रकार से। तो ये क्या होती है कि जितनी भी कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के बीच में आपसी संपर्क बनाने में मदद करती है। कोशिकाओं के बीच में आपसी संपर्क, चाहे इनके जीवधरी की बात करते हैं या अपन इनके जो जीवधरी के संपर्क की बात करते हैं, या इनके जो कोशिकीय जो ये झिल्लियां हैं या कोशिकी जो आवरण है, इनके संपर्क की बात करते हैं, तो ये क्या होती है, आपस में इनका संपर्क बनाने में भी इनकी मदद करती है। फिर आता है बच्चों चौथा जो इसका यूज आता है, वो आता है, चौथा आता है अवांछनीय वर्ध अणुओं के लिए अवरोध। अवांछनीय वर्ध अणुओं के लिए अवरोध का मतलब कहता है कुछ ऐसे वर्ध, अवांछनीय मतलब जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, जिनकी आवश्यकता कोशिका को नहीं होती है, अवांछनीय, अवांछनीय नॉट डिजायर्ड, जिनकी आवश्यकता नहीं होती। और वर्ध का मतलब बड़े अणु होते हैं, उनको भी ये क्या करती है, बाहर रोक लेती है। मान लो ये कोई अणु है, ये कोई अणु है, ठीक है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है कोशिका को, जिसको कि अंदर प्रवेश नहीं करने देगी, ठीक है। जैसे ये कोई अणु है, ठीक है, जैसे वर्ध अणु बड़ा अणु होते हैं, तो ये इसकी कोशिका आवश्यकता नहीं है, जिसको क्या अंदर प्रवेश करने से रोक देगी, ठीक है। तो क्या करती है, अवांछनीय वर्ध अणुओं के लिए अवरोधकता की कार्य करती है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए बच्चों, कोशिका भित्ति के कार्य हो गए। ये क्या हो गए, कोशिका भित्ति के कार्य हो गए, ठीक है। जैसे अपन बात करें, ये तो पहले क्या है, यांत्रिक हानियों से रक्षा करती है, पहला कार्य। दूसरा क्या करती है, संक्रमण से रक्षा करती है। तीसरा क्या करती है, कोशिकाओं के बीच में आपसी संबंध बनाने में मदद करती है। और चौथा कहते हैं अवांछनीय वर्ध जो अणु होते हैं उनको कोशिकाओं में प्रवेश से रोकती है। तो ये क्या होगी भाई, कोशिका भित्ति की परिभाषा होगी, ये होगी कार्य हो गए, ठीक है, ये हो गए इसके कार्य हो गए। अब देखो आगे की जो अपन बात करते हैं बच्चों, तो इसमें आगे और जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो देखो क्या आती है कि शैवाल की कोशिका भित्ति, याद रखना, शैवाल, एल्गी, ये भी एक पादप जगत में ही आता है, ठीक है। जैसे एल्गी अपन पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये जो वर्ग पढ़ेंगे। तो जो एल्गी है ये भी क्या होता है, इसको भी क्या किसमें रखा गया है, पादप जगत में रखा गया है। लेकिन इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किस किस से बनी होती है, याद रखना। ये मेन कंपोनेंट तो सेम है पादप का, इसका, ठीक है, पादपों का, और मेन कंपोनेंट सेलुलोज है। लेकिन जो आगे के जो ये कंपोनेंट्स है, आगे के जो घटक है, ये थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। चाहे शैवाल की बात करें, चाहे पौधों की बात करें, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम पूछी गई है, शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है, अभी कभी याद कर लो आप, ठीक है, वीडियो के साथ में। कि शैवाल की कोशिका भित्ति होती है, ये किससे बनी होती है, पहला तो इसमें मुख्य घटक होता है सेलुलोज होता है।
पहला घटक क्या होता है बच्चों, क्या होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है, पहला जो घटक होता है बच्चों, जो मुख्य जो घटक होता है वो क्या होता है ना, सेलुलोज होता है। शैवाल की कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं तो जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, सेलुलोज होता है। उसके बाद दूसरा जो घटक होता है ग्लेक्टेंस है, ग्लेक्टेंस है, ठीक है, ग्लेक्टेंस है। और जो तीसरे घटक की बात करें वो है मेनॉन्स है, मेनॉन्स, ठीक है। और चौथा जो घटक होता है वो उसकी बात करें तो वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जैसे अब बात करें शैवाल या एल्गी की बात करें तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है बच्चों, शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, ग्लेक्टोन से बनी होती है, मेनॉन्स से बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है, पौधों की कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है, देखो पौधों की जो कोशिका भित्ति की बात करें तो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी, सेलुलोज से बनी होती है। मुख्य घटक क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेलवाल होती है, किससे बनी होती है, मुख्य घटक सेलुलोज होता है। फिर हेमी सेलुलोज किससे बनी होती है, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। तो आपको पूछ ले भाई कि शैवालों की किससे बनी होती है, शैवालों में सेलुलोज, ग्लेक्टोन्स, मेनोज और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसके बाद आप पूछ ले भाई पादपों की जो सेलवाल होती है, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, वो किससे बनी हुई होती है। पादपों की कोशिका भित्ति की बात करें तो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन और प्रोटीन से बनी होती है ना। पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, वो किससे बनी होती है, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है बच्चों, पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से बनी होती है, याद कर लेना आप, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि कोशिका भित्ति होती है, पादपों की बात कोशिका भित्ति की बात करें तो इसमें कोशिका भित्ति के जो मुख्य घटक जो होते हैं, इसकी जो परतें होती है वो कौन कौन सी, कोशिका भित्ति जो होती है वो किन किन, एक तो मध्य पटलिका होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति है, द्वितीय कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। यदि अपन कोशिका भित्ति की बात करें ना, पादपों की कोशिका भित्ति की बात करें तो इसमें क्या क्या मुख्य घटक होते हैं, जैसे डायग्राम में बनाएंगे अपन तो इसमें जो मुख्य घटक होते हैं मध्य पटलिका, जिसको मिडिल लेमिला कहते हैं, ठीक है। दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, दूसरी होती है मध्य पटलिका से क्या बनती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति बनती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति बनती है। जो नवोद्भिद जो पादप होता है उसके बाद पहले मध्य पटलिका बनेगी, प्राथमिक कोशिका भित्ति, ठीक है, मध्य पटलिका प्राथमिक कोशिका, जिसको प्राइमरी शैवाल बोलते हैं। और प्राइमरी शैवाल क्या होती है, फिर जैसे जैसे पादप में मैच्योरिटी परिपक्वता आती है, ठीक है, जैसे जैसे क्या होती है कि पादप की बात करते हैं तो पादप में जैसे जैसे परिपक्वता आती है, मैच्योरेशन आता है, जैसे जैसे इसमें मैच्योरिटी आएगी, परिपक्व होगा तो प्राथमिक जो कोशिका भित्ति वो तो क्या होती है, नष्ट होने लगती है, मतलब क्या डिमिनिश हो जाती है, खत्म होने लग जाती है, उसकी जगह क्या होती है, द्वितीय कोशिका भित्ति बनती है। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल, जिसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये है आपके सेल वॉल का या कोशिका भित्ति, ये क्या है, कोशिका भित्ति की परतें हैं, ये क्या है, कोशिका जो भित्ति होती है उसकी परतें, जो सेल वॉल की परतें हैं। पहले सबसे अंदर क्या होती है, मध्य पटलिका होती है। जब नवोद्भिद जो पादप होता है तब पादप मतलब जब कोशिका बनने लगती है तो सबसे पहले क्या मध्य की पटलिका बनती है, ठीक है। और मध्य पटलिका के बाद क्या होता है, उसके बाहर मध्य पटलिका के बाहर की तरफ क्या होता है ना, बनेगा प्राथमिक कोशिका भित्ति बनेगी। प्राथमिक कोशिका भित्ति जैसे ही परिपक्व होती है तो वो नष्ट होने धीरे धीरे डिमिनिश मतलब हो जाती है, गायब होने लग जाती है। उसकी जगह फिर आगे सेकेंडरी सेल वॉल बनने लगती है। सेकेंडरी सेल वॉल की S1, S2, S3 तीन परतें पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से सेकेंडरी सेल वॉल उसके भी क्या परतें पाई जाती है, द्वितीयक सेल वॉल। और द्वितीयक सेल वॉल के अंदर क्या होती है,
अब जिस स्ट्रक्चर में समझेंगे, द्वितीयक सेल वॉल के अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इस प्रकार से दो कोशिकाओं के बीच में, तो इस प्रकार से ये जो कोशिका भित्ति होता है उसका संगठन होता है। ठीक है, अब आती है जिस मध्य पटलिका है, जो सबसे दो कोशिकाओं के बीच की होती है, दो कोशिकाओं को जोड़ने का एक सीमेंट का कार्य करती है। मध्य पटलिका की बात करें तो मध्य पटलिका है, मध्य पटलिका जिसको मिडिल लेमिला बोलते हैं। मिडिल लेमिला, तो ये मिडिल लेमिला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पूछी गई है। मिडिल लेमिला किससे बनी होती है, तो मिडिल लेमिला कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है बच्चों। किससे बनी होती है मिडिल लेमिला, किससे बनी है, कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की होती है, लेकिन इसमें आप एनसीईआरटी में कैल्शियम पेक्टेट की और एनसीईआरटी से ही जो होता है अपना जो पेपर होता है वो बनता है। तो क्या लिखोगे, जो मध्य पटलिका होती है, मध्य पटलिका क्या होती है मैं साइड से यहाँ के बाद आपको इस डायग्राम में समझाऊंगा। लेकिन जो मध्य पटलिका होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है, मिडिल लेमिला होती है। और इसका जो कार्य क्या होता है, मुख्य जो कार्य क्या होता है इसका, आसपास की कोशिकाओं को चिपकाए रखना। मतलब क्या होता है, आसपास की जो कोशिकाएं होती है उनको आपस में चिपका के सीमेंट का कार्य करती है। मध्य पटलिका की बात करें तो ये क्या करती है, एक सीमेंट का कार्य करती है। क्या होती है, आसपास की जो कोशिकाएं होती है उनको क्या करती है, चिपका के रखती है ना। ये जो आसपास की जो कोशिकाएं होती है उनको क्या करती है, चिपका के रखती है। ठीक है, मध्य पटलिका दो कोशिकाओं को होती है आपस में सीमेंट का कार्य करती है, दो कोशिकाओं को जोड़ के रखती है। अभी मैं बताऊंगा इसमें आपको। ठीक है, तो ये हो गया आसपास। इसके बाद जीवदल तंतु। तो आसपास की कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, एक बीच में एक छिद्र सा पाया जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, दोनों जो कोशिकाएं होती है, दोनों जो कोशिकाएं होती है इसको इंग्लिश में प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। जीवदल तंतु इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। प्लाज्मोड आसपास की जो कोशिकाओं को क्या होता है कि कोशिका द्रव्य को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जो दो आसपास की जो कोशिकाएं होती है उनके जो कोशिका द्रव्य है उनको जोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है, उनको क्या करेगा, जोड़ने का कार्य करेगा। कौन करेगा, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है और कोशिका भित्ति के घटक कौन कौन से हैं, ये जो है कोशिका भित्ति मैंने पता है। तो इसमें तो एक बार आप डायग्राम में फोकस करो, इस डायग्राम में फोकस करो। मान लो ये एक कोशिका ए है, ये बी, मतलब दो कोशिका आपस में जुड़ी। किस प्रकार से, इस प्रकार से पादप कोशिकाएं क्या होती है, इस प्रकार से जुड़ी रहती है आपस में, इस प्रकार से। ये पादप कोशिकाएं इस प्रकार से ना, इस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, इस प्रकार से आपस में जुड़ी होती है, ई है ना, एफ जी, मतलब इस प्रकार से आपस में कोशिकाएं जुड़ी थी इस प्रकार से। तो ये मैंने दो कोशिका ली, तो मान लो ए और बी दो कोशिका ली। ठीक है, ए और बी मैंने ये कोई सी भी इनमें से दो कोशिका ली, दो कोशिका आपस में किस प्रकार से जुड़ी थी। तो दोनों कोशिकाओं के मध्य बच्चों देखो सबसे पहले जो पाई जाती है बीच में, दोनों कोशिकाओं के बीच में मध्य पटलिका पाई जाती है। देखो ये दोनों कोशिकाएं, ठीक है, ये दो कोशिकाओं के बीच इसकी बात कर रहा हूँ मैं, दो कोशिकाओं इसके बीच की बात कर रहा हूँ। तो दोनों कोशिकाओं के बीच में क्या होती है, देखो मध्य पटलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मध्य पटलिका पाई जाती है, जिसको मिडिल लेमिला बोलते हैं इंग्लिश में। तो दोनों कोशिकाओं के बीच में क्या है, मध्य पटलिका। और मध्य पटलिका के अंदर, कोशिका के अंदर की तरफ बात करते हैं, कोशिका का जो लुमेन होता है उसकी तरफ बात करते हैं, है ना। ये कोशिका का ये जो भाग होता है इसकी तरफ बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या बनती है, इसके मध्य पटलिका के बाद इधर देखो क्या है, मध्य पटलिका के बाद बनती है प्राथमिक भित्ति, जिसको प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। मैंने बताया देखो मध्य पटलिका, उसके बाद प्राथमिक कोशिका भित्ति। मध्य पटलिका से फिर क्या बनती है, देखो ये क्या बनती है, प्राथमिक भित्ति बनती है। ठीक है, उसके बाद देखो प्राथमिक भित्ति जब जैसे परिपक्व होती है, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका मान लो, ये बी कोशिका मान लो, दो कोशिकाएं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है बच्चों, परिपक्वता आती है, जैसे जैसे क्या होती है सेल में मेचुरेशन आता है ना, परिपक्व होती है। तो उसके बाद प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, वो तो धीरे धीरे क्या विलुप्त होना चालू होती है। उसके बाद क्या बनती है, दूसरी इसके अंदर की तरफ ही, है ना, कोशिका झिल्ली की तरफ ही क्या बनती है, द्वितीयक कोशिका भित्ति बनती है। ये देखो ये द्वितीयक कोशिका भित्ति है, ब्लैक वाली देखो, द्वितीयक कोशिका भित्ति बनती है, द्वितीयक कोशिका भित्ति होगी। इसके बाद बात करें तो कोशिका भित्ति की, द्वितीय कोशिका भित्ति, इसके भी क्या लेयरिंग होती है, परतें पाई जाती है, S1 S2 S3 तीन परतें पाई जाती है इसमें भी। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं करके और अपन ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे। इसके बाद देखो इसके अंदर द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर सबसे अंदर की तरफ क्या पाई जाती है, आपको मैं बता दूं, है ना। तो ये सबसे अंदर की तरफ क्या पाई जाती है आपके, ये जो है ये क्या होगी आपके, कोशिका झिल्ली होगी। देखो ये वाली जो है सबसे अंदर वाली, ये क्या होगी, कोशिका झिल्ली होगी, रेड वाली चीज ना। इस प्रकार से ये परतें पाई जाती है, इधर भी ऐसे होगी, इधर भी ऐसे होगी, इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे। इस प्रकार से ये लेयरिंग होती है, परतें होती है। और क्या होती है, दो कोशिकाएं होती है। देखो दो कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, इस प्रकार से ये एक
ये संरचना नलिकाकार जो ये नलिकाकार संरचना पाई जाती है, जो दोनों कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ती है। देखो ये बीच में क्या होता है, एक चैनल सा होता है, देखो इधर ये है, इधर ये है, मतलब इस प्रकार से सब कोशिकाओं के बीच में आपस में इस प्रकार से बीच में क्या होता है, इस प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, जीवद्रव्य तंतु बोलते हैं। ये क्या करता है, इस कोशिका के और इस कोशिका के जो जीवद्रव्य है, इस कोशिका का इस कोशिका का जीवद्रव्य है, इस कोशिका का इस कोशिका का जीवद्रव्य है, इधर देखो इस कोशिका का इस कोशिका, मतलब आपस में जीवद्रव्य को जोड़ के रखते हैं। जीवद्रव्य को जोड़ने से क्या फायदा होता है कि आपस में संतुलन बना रहता है इनकी, मतलब किसी प्रकार की कोई मात्रा ज्यादा हो जाती है इसमें, अगर इससे कम हो गई तो इससे मतलब क्या होता है, इनमें संतुलन बना रहता है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा जीवद्रव्य तंतु क्या करता है बच्चों, अपन बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा या जीवद्रव्य तंतु की बात करें तो जीवद्रव्य जो तंतु होता है, ठीक है, जीवद्रव्य तंतु क्या करता है, कोशिका द्रव्य को जोड़ता है। जो आसपास की कोशिकाएं होती है, इनकी आसपास की जितनी भी कोशिकाएं उनके आपस में मतलब ये चैनल सा पाया जाएगा बीच में, देखो एक इस प्रकार छिद्र सा पाया जाएगा, इसका जीवद्रव्य संपर्क में रहेगा, इसका जीवद्रव्य आपस में संपर्क करेगा। तो मान लो किसी पदार्थ की कोई ज्यादा कमती बेसी मात्रा होती है तो संतुलित हो जाती है। तो जीवद्रव्य तंतु होता है वो इनके बीच में, इसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। यहाँ देखना प्लाज्मोडेस्माटा इनको क्या करता है, जोड़ के रखता है। कोशिकाओं में जो जीवद्रव्य होते हैं उनको क्या है, आपस में संबंध बना के रखता है, आपस में जीवद्रव्य का। इसके बाद बच्चों देखो एक इंपॉर्टेंट बात और एनसीईआरटी ने मेंशन करके आपके, तो ये आती है अंतःझिल्लियां तंत्र। अंतःझिल्लियां, जिसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। मतलब क्या होते हैं, कुछ जो अंगक होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, समान होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ अंगक होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, अपने जो बात करते हैं कोशिका के अंदर, इसके अंदर से अंगक पाए जाएंगे, इसके अंदर बीच में न्यूक्लियस होगा, पादप कोशिका है तो न्यूक्लियस होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, गोल्गी कोर भी होगा, लैंका भी होगा, और क्या कोई रेटिका भी होगी। उस प्रकार से जैसे अपने स्ट्रक्चर आप बुक में जो स्ट्रक्चर है वो बनाए ना आपकी नोटबुक में, ठीक है। दोनों उसमें प्लांट सेल भी दे रखी है, एनिमल सेल भी दे रखी है, प्लांट सेल के बाद सेल वॉल दे रखी है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आप बनाओगे उसमें नोट्स में बनाना। तो इसमें क्या होता है, इनमें सारे अंगक पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, ये क्या कह रहे हैं एनसीईआरटी वाला कि कुछ जो अंगक होते हैं उनकी जो अंगक होते हैं कार्य एक दूसरे से काफी जुड़े रहते हैं, अतः झिल्लियां इनको झिल्ली तंत्र में रखते हैं। मतलब क्या होते हैं, ऐसे अंगक जिनके सबके कार्य, जिससे अपन बात करते हैं जिनके कार्य समान होते हैं, मतलब ऐसे अंगक जिनके कार्य सबके समान होते हैं उनको एक ही अंतःझिल्ली तंत्र में रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बात करता हूँ मैं, जैसे अंतःपर्दोजालिका है, गोल्जी बॉडी है, लैंका है, ये और रसदानी है, इनके कार्य क्या सभी का क्या होता है, कार्य क्या करना है, इनका सभी कार्य होता है कि किसी पदार्थ का जो है संग्रह करना और स्त्रावन करना। तो सबका कार्य लगभग समान होता है। इसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं, जैसे सूत्रकणिका पाई जाती है ना, सूत्रकणिका जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, पेरोक्सिसोम के कार्य उपरोक्त अंगों के समान होते हैं, मतलब इनके कार्य अलग अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऊर्जा का उत्पादन करता है, कोशिका शक्ति करते हैं। हरित लवक क्या करता है, हरित लवक क्या करता है, अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। पेरोक्सिसोम क्या करता है ना, ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीकरण क्रिया होती है उसको बचाता है। तो इस प्रकार से क्या होती है, ये सारे के सारे जो अंगक है ये ऊपर वाले जो इनके समान कार्य थे वो नहीं करते। इस प्रकार से इनको अंतःझिल्ली तंत्र में नहीं रखते। किनको, माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पूछ सकते हैं, बताओ कौन से अंगक है जिसको अंतःझिल्ली तंत्र के अंदर नहीं रखते। माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं रखते, हरित लवक को नहीं रखते और पेरोक्सोम को नहीं रखते। और कौन से जो है अंगक है जो अंतःझिल्ली तंत्र में पाए जाते हैं, मतलब इनका कार्य एक जैसे समान होता है। अंतःझिल्लिका तंत्र का मतलब होता है जिनके कार्य एक दूसरे समान होते हैं। जैसे मैंने बताया अंतःपर्दोजालिका है, गोल्गी को है ना, और आपके गोल्गी को लैंका है और रिक्तिका, इनके कार्य का संग्रह करना और स्त्रावन का, सबका कार्य लगभग सेम है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे का कार्य होता है वो आपस में संबंधित होता है, इसलिए क्या होता है इनको अंतःझिल्लिका तंत्र में रखते हैं। और इनसे जुड़े हुए नहीं होते, इनके समान जो कार्य नहीं करते उनको क्या करते हैं, अंतःझिल्लिका तंत्र में नहीं रखते। अंतःझिल्लिका तंत्र में तीन को नहीं रखते, सूत्रकणिका को नहीं रखते, हरित लवक को, पेरोक्सोम को नहीं रखते, इनको इसके अंदर अंतःझिल्लिका तंत्र के अंदर नहीं रखते। तो बच्चों आज के जो वीडियो के अंदर देखो अपन ने कोशिका भित्ति और अंतःझिल्लिका तंत्र के बारे में बात करी है, जो एनसीईआरटी में से किसी देर का एक लाइन टू लाइन में डिस्कस किए। कोई भी दिक्कत हो तो आप में कमेंट करो, मैसेज करो, है ना, या फ़ोन करो। कोई दिक्कत हो तो आप सोल्यूशन उसका मिल जाएगा आपको, किसी प्रकार की आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना बहुत है।